पोल ऑफ पोल्स जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि नतीजे आएंगे, अभी तो मतदान हुआ है। आप देखते हैं कि जनता के मन में क्या था, इसका थोड़ा अंदाज़ा लगता है। हालांकि अंदाज़ा बहुत गड़बड़ाया है पिछले दिनों में। कई बार एग्जिट पोल आपके सामने रखे, हरियाणा, महाराष्ट्र और उससे पहले जितने भी चुनाव होते रहे, तो एग्जिट पोल को लेकर भी एक नई चर्चा, विचार विमर्श होने लगा है। हमारा प्रयास रहेगा जितने भी एग्जिट पोल आएंगे जो ऑथेंटिक माने जाते हैं, बड़ी एजेंसीज हैं, वो सब एक साथ एक जगह पर रखें और आकलन लगाएं। मेरा ये भी अनुभव रहा है कि जब ज़्यादातर एग्जिट पोल एक दिशा में इशारा करते हैं तो उसको नतीजे की तरफ माना जाता है, उसको रुझान की तरह देखा जाता है। हालांकि ये बात भी पिछले दिनों गलत साबित हुई है, तो इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली छोटा राज्य है, छोटे राज्यों में वैसे भी जब भी एग्जिट पोल होते हैं तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य ये होता है। आज दिल्ली की जनता ने अपनी राय वैसे दे दी है। 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन मतदाताओं ने क्या फैसला दिया है ये किसी को नहीं पता। भारत एक्सप्रेस पोल ऑफ पोल्स लेकर आया है, जिसके जरिए समझा जाएगा कि दिल्ली की जनता का क्या फैसला हो सकता है। संभावित तौर पर इससे अंदाज़ा लगता है, ये कोई नतीजे नहीं होते, लेकिन फिर भी इससे एक माहौल पता लगता है। एग्जिट पोल करने वाली तमाम एजेंसीज के अलग अलग आंकड़ों के बीच महा एग्जिट पोल में हम बताएंगे कि सभी एग्जिट पोल की मिली जुली राय क्या है। सभी एग्जिट पोल को मिलाकर एक तस्वीर सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के मुद्दे रहे। जो मेहमान, जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद होते हैं, वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनकी बातों से भी आपको अंदाज़ा लगता है कि आखिर किस दिशा में ये पूरा चुनाव गया। दिल्ली की जनता ने दे दिया है अपना फैसला। सभी 70 सीटों पर मतदान हुआ संपन्न। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। अब बारी है पोल ऑफ पोल्स की। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तक सबने जीत के और सरकार बनाने के दावे किए हैं, लेकिन इससे अलग दिल्ली की जनता के मन में क्या रहा ये समझना मुश्किल है। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अगुवाई करते दिखे। वहीं दिल्ली में फिर से जगह बनाने में जुटी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने जोर लगाया। तमाम एग्जिट पोल करने वाली संस्थाओं ने अपने अपने अनुमान दिए हैं, लेकिन जनता के मन की बात तो केवल जनता को ही पता है। इसलिए हम लेकर आए हैं सभी एग्जिट पोल का मिश्रण, यानी पोल ऑफ पोल्स। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। अच्छा, पोल ऑफ पोल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मतदान का प्रतिशत, क्योंकि मतदान के प्रतिशत से बहुत आंकलन लगाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मतदान होता है या उसका अच्छा प्रतिशत आता है तो उसके अपने मायने होते हैं, कम होता है तो उसके अपने मायने होते हैं। और दिल्ली जैसे जो बड़े शहर होते हैं, आमतौर पर मुंबई, दिल्ली, इन जगहों पर आप मतदान का प्रतिशत देखते हैं कि बहुत अच्छा नहीं आता है। इसकी बहुत सारी वजह हैं, उसको भी थोड़ा सा बातचीत में आगे लेकर आएंगे। लेकिन क्या मतदान प्रतिशत रहा है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले दिल्ली में मतदान संपन्न हो चुका है। दिल्ली विधानसभा में वोटिंग का जो काम पूरा हुआ, उसके बाद अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं पोल ऑफ पोल्स का या एग्जिट पोल्स का कि अलग अलग एग्जिट पोल क्या है। वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े आपके सामने हम सबसे पहले रख रहे हैं। और ये अच्छी खबर भी कही जा सकती है कि दिल्ली की जनता ने अच्छा मतदान किया है। शाम 6 बजे तक मतदान चला है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए ये वोटिंग खत्म हुई। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ गया है, 57.7% 5 बजे तक का मतदान है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि जो फाइनल अपग्रेड होता है उसमें आप मान सकते हैं कि 62 से 65% के आसपास ये आंकड़ा जा सकता है, इसके आसपास रह सकता है। चुनाव आयोग इस पर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और स्पष्ट होगा कि कितना 6 बजे तक का फाइनल आंकड़ा क्या रहा है। अब ये वोटिंग परसेंटेज लगभग वैसा ही है जैसा पहले रहा है, उसके आसपास ही दिखाई पड़ता है। तो इसके क्या मायने हैं, इससे क्या हम अंदाज़ा लगाएं, जैसी बहुत सारी बातें हैं। दिल्ली चुनाव को बहुत सरसरी तौर पर अगर समझे तो 3 मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो कि सत्ताधारी दल है, जिसको कि पिछले 2 टेन्योर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली की जनता ने चुनकर दिया। पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि बहुत ही मजबूत बहुमत की सरकार के साथ 2 बार ये सरकार आई। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए पिछला कुछ समय, पिछला 1 साल कह लीजिए, बहुत अच्छा नहीं बीता।
बहुत सारे मामलों में वो घिरे दिखाई दिए, उनके पार्टी के बड़े नेता घिरे दिखाई दिए, आतिशी को जिम्मेदारी दी गई चुनाव से पहले। हालांकि वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी के दौर में ये एक स्ट्रैटेजिकल फैसला भी माना जा सकता है, क्योंकि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर पहले भी चुनाव में लगाया है, इस बार पूरी ताकत झोंक दी गई है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का जादू वो कई राज्यों में दिखा चुके हैं, दिल्ली में इस बार वो अवश्य ही सत्ता में आएंगे, ऐसा बीजेपी के तमाम नेताओं का दावा रहा है। अब देखना होगा किसके दावों में कितना दम है। इस सबके बीच में कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी है। हालांकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान साथ थे, लेकिन ये दूरियां फिर हरियाणा चुनाव या अन्य चुनाव के दौरान कई बार बहुत साफ तौर पर दिखाई दी। तो इंडिया ब्लॉक जैसा कुछ बहुत यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब ऐसे में कांग्रेस क्या नुकसान पहुँचाएगी आम आदमी पार्टी को? वोट बैंक एक जैसा ही माना जाता है, या फिर आगे की रणनीति क्या होगी, जैसे बहुत सारे सवाल हैं। दिल्ली का ये चुनाव बहुत कुछ बताने वाला है। अब देखना होगा पहले नतीजे क्या आते हैं। नतीजे जो आएंगे उसके बाद में बहुत सारी दिशा और बहुत सारे लोगों की दशा भी तय होगी आने वाले दिनों में, राजनीतिक रूप से वो क्या करने वाले हैं। इस पर बातचीत करने के लिए सुनील मिश्रा जी चुनाव विश्लेषक के तौर पर एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खुद एग्जिट पोल के बड़े अच्छे जानकार हैं, एग्जिट पोल करते भी रहे हैं, तो एग्जिट पोल पर हमेशा अपनी बात रखते हैं, सहयोग करते हैं हमारा। अनंत अमित जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र प्रकाश जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वे बाकी से अपनी बात रखते हैं। सारिका चौधरी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, पहले भी हमारा सहयोग कर चुकी हैं। आप तीनों का स्वागत है। और आप तीनों के साथ साथ मेरे सहयोगी मृगांक प्रभाकर भी मेरे साथ मौजूद हैं। मृगांक बहुत पुराने पत्रकार हैं, ज़मीन से जुड़ी पत्रकारिता वो लगातार करते रहे हैं और इस वक्त भी दिल्ली चुनाव के दौरान दर्शकों तक लगातार खबरें और जानकारियाँ पहुँचाते रहे हैं। तो मृगांक, पहले आप ही मुझे बताएं कि वोटिंग परसेंटेज जो रहा है वो लगभग ऐसा लग रहा है कि पिछले बार के चुनाव के आसपास रहा है। 6 बजे का और अपडेट होना बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वही 64-65 के आसपास का मामला जाएगा, जितना अभी दिखाई पड़ रहा है उसके आधार पर, या इससे नीचे भी रह सकता है। कुल मिलाकर कैसा उत्साह आपने देखा? किस तरह, क्या सचमुच दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर मतदान किया है? अब प्रवीण देखिए, 2 बातें मुझे दिखाई दे रही हैं कि जो अभी 5 बजे के आसपास जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक तो 57.70% 5 बजे तक का था। मतलब 10 घंटे के अंदर लगभग 58 मान लीजिए, लगभग एक हर घंटे के हिसाब से अगर आंकड़ा लगाएंगे तो लगभग 6%, मतलब 5.8% का। अगर आखिरी घंटे में यही ट्रेंड रहा तो मुझे लगता है कि लगभग जो है 63-64 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है कि जो पिछली बार का आंकड़ा था 2020 का, वो था 62.75% का, वो कहीं ना कहीं ब्रीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब दिल्ली ने थोड़ा सा सुधार किया है अपनी, जो लगातार कहा जाता है कि उदासीन दिल्ली, बड़े क्षेत्रों के लोग नहीं निकलते हैं, तो उसमें लगता है कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से, हालांकि आंकड़े तो अभी 7:30 बजे के आसपास आएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से 1% या 2% ब्रीच करने का कहीं ना कहीं आंकड़ा हमें दिखाई दे सकता है। अब वो अलग विषय है कि ऑल ऑफ अ सडन जो है 1 घंटे के अंदर कितना आंकड़ा आ जाता है, कितने एक्स्ट्रा वोट आ जा सकते हैं, जिसका लगातार विपक्षी पार्टी आरोप भी लगाती रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और कई कोर्ट भी गए थे इसको लेके कि लास्ट मोमेंट पे जो है आंकड़ा एकदम बदल गया और एकदम फिगर हो गई। तो उसी के इंतजार में हम लोग भी बैठे हुए हैं जब फाइनल आंकड़ा जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी होगा। ये तो इलेक्शन की वोटिंग परसेंटेज का ट्रेंड रहा। और जहां तक ट्रेंड दिखाई देता है, बाकी की रुझान किस तरफ रहा, जो सब लोग जानने में उत्सुक रहते हैं, तो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने कवर की हैं, लोगों से फीडबैक लिया, बातचीत की, और अनफिल्टर्ड क्वेश्चंस जो है हमने उनसे पूछने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जो एक सवाल जहन में आता है वो ये है कि जो पिछले 10 सालों में सरकार जो काम कर रही थी, क्या उसके काम से वो खुश हैं या नहीं है, या क्या बदलाव देखना चाहते हैं। एक अनफिल्टर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया अधिकांशतर। तो साफ तौर पे एक चीज दिखाई देती है कि जो सोसाइटी का जो लोअर सेगमेंट है उसमें कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो इंटैक्ट दिखाई देता है, जो मौजूदा सरकार है उसके साथ। उसमें भी अगर मिडिल क्लास में जाए तो मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में भी यही कुछ ट्रेंड दिखाई देता है। लेकिन एक दिलचस्प और चीज दिखाई देती है महिलाओं के बीच में। महिलाओं के लिए तमाम सारी फ्रीबीज जो है राजनीतिक पार्टियों से दी गई। अब लगभग जो फ्रीबीज का नंबर है, जो कैश वाला नंबर है, वो लगभग सबका समान है। लेकिन मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी ने शायद
पहले डिक्लेयर करके उसमें एक बाजी मार ली। तो कहीं ना कहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शायद 15 दिन बाद आई, तो शायद हो सकता है वो डेंट करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आए, लेकिन ओवरऑल दिखाई देता है कि वो भी पार्ट थोड़ा सा इंटैक्ट रहा है, थोड़ा बहुत छिटक के भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। लेकिन जो मेजर पार्ट है वो ये है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, उसका एक सिग्निफिकेंट वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुझे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया, और वो लोग मांग कर रहे हैं कि वो बदलाव चाहते हैं दिल्ली शहर के अंदर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो मामला जो है एक पेचीदा स्थिति होती है कि अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से वोट छिटका है तो कितना छिटका है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है, तो कहीं ना कहीं वो क्या वो इतना काफी होगा कि वो नंबर ऑफ सीट शेयर में चेंज हो जाए। तो ये देखना मुझे लगता है कि काफी दिलचस्प होगा। और जब पोलिंग फाइनल परसेंटेज आती है, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आता आंकड़ा का पोलिंग परसेंटेज का, तो निश्चित रूप से अगर यही ट्रेंड रहता है तो साफ तौर पे दिखाई दिए कि कश्मकश जो है बनी हुई है। हालांकि मुझे आज भी थोड़ा सा एज जो है आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। जी आपने अपनी एनालिसिस भी रखी, हालांकि अभी एग्जिट पोल आना है और लोगों की राय आना है, लेकिन क्योंकि आप ज़मीन पर रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और देख रहे हैं हम कि सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं। सुनील मिश्रा जी भी, जो खुद इस तरह का विश्लेषण कर आपने किया इस बार सुनील जी? हम एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए जब आप पूछेंगे तो हम डिटेल रखेंगे क्या था कैसे थी। फिर भी एक मोटा मोटा तो बताइए, जैसे अभी मृगांक ने एक बात देखिए क्या है कि प्रवीण जी, अगर आप चीजें देखें तो कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ग्राफ पहले वाला तो नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी अपने कोशिश किया है उससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को लीड करती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरा जो अपना आंकड़ा है कि कहीं ना कहीं 7 to 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी अभी भी पीछे दिख रही है। हालांकि टोटल पोलिंग होने के बाद पोलिंग परसेंटेज पिछली पोलिंग से कितना बढ़ता है, अगर कुछ पोलिंग 2-3% की बढ़ती है, जो 6 बजे के बाद की अपनी रिपोर्ट आती है इलेक्शन कमीशन की, उसका माइलेज शायद भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन जितने भी अटेम्प्ट्स भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, सराहनीय कदम किया है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं वो एक वोटिंग परसेंटेज की बात कर लें, फ्री बीज की बात कर लें, या काउंटर नेक टू नेक फाइट देने की कोशिश किया है आम आदमी पार्टी को। लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि जो भी एग्जिट पोल आए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फाइट में तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी से लीडिंग सिचुएशन पे नहीं दिख रही है। ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए अभी शुरुआत हुई है और मैं, जो मेरे पॉलिटिकल गेस्ट है ना, वो लग रहा होगा उनको कि बड़ा लंबा वेट हो गया। हालांकि मोहिंदर जी तो हमारे साथ खूब बैठते हैं, तो उनको पता है कि ये चर्चा के लिए कुछ एक बेस बनना भी ज़रूरी है, और वो बेस जो है इसी राय मशविरे से बनता है। हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 6:30 बजे के करीब शुरुआती रुझान या पहले के एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे और अलग अलग एजेंसीज़ के एग्जिट पोल आएंगे। तो दो यहाँ पर मुझे, एक तो जो हमारे सहयोगी मृगांक ने बताया, और जो सुनील मिश्रा जी भी खूब एग्जिट पोल करते रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्ट्रैटेजीज़ भी बनाते रहे हैं, तो बड़ा दिलचस्प रहता है क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। अब मैं आऊँगा, तीनों अपने जो मेहमान हैं, अनंत अमित जी हैं, सारिका जी हैं, मोहिंदर प्रकाश जी हैं, उनको आप देख पा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, उनसे अब मैं राय मशविरा करूंगा, या जो सुना उन्होंने अभी तक मेहमानों को, उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन भारत एक्सप्रेस पर सबसे पहला रुझान अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगा। सबसे पहला रुझान एग्जिट पोल में किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, क्या दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा, या आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी सरकार को बरकरार रखने में अपनी योजनाओं की बात, जो मृगांक भी कह रहे थे, उसके बूते पर फिर से आ पाएगी। भारत एक्सप्रेस पर सबसे सटीक पोल ऑफ पोल्स इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि यहां पर हम किसी एक पोल की बात नहीं करेंगे, और जब भी एग्जिट पोल होता है तो अगर बड़ा सैंपल साइज़ बनाना हो तो आप कई छोटे छोटे सैंपल साइजेस से किस तरह के समीकरण निकल कर आ रहे हैं, किस तरह का रुझान निकल कर आ रहा है, उसको और एक साथ रख लेते हैं तो सैंपल साइज़ बड़ा हो जाता है। मान लीजिए किसी ने कोई सैंपल साइज़ लिया है, किसी ने कोई सैंपल साइज़ लिया है, और ये अलग अलग होते हैं, लेकिन जब सबको आप एक साथ रखते हैं तो आपके पास राय बड़ी हो जाती है। इसलिए हम पोल ऑफ पोल्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सबकी राय को समझ पाएँ। अनंत जी, अभी तक दो जो राय मैंने सुनी उसमें
आम आदमी पार्टी की योजनाएं, दूसरा जो सीटों का डिफरेंस है वो भी बढ़ा रहा था। तो आप देखते थे आम आदमी पार्टी भी कई बार कहती रही कि भाई 70 से ऐसा तो नहीं कि 20 पर आ जाएंगे, 70 से अगर कुछ कम होती भी है तो भी सत्ता में आने के लिए हमारे पास पर्याप्त ताकत रहेगी। और ज़मीन पर योजनाओं का जो जोर रहा है, कुल मिलाकर इस पर आप अपनी बात कैसे रखना चाहेंगे? कि आप निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पलड़े की बात करेंगे, लेकिन कैसे, आपको क्या लगता है कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आप कुछ कमाल कर जाएंगे इस बार? देश में पहली ऐसी पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, जो कि मुझे लगता है देश ही नहीं दुनिया की सबसे इकलौती ऐसी दल होगी जो कि दूसरी बार चुनाव लड़ी तो 96% वोट लाती है, और जब तीसरी बार चुनाव लड़ती है तो 90% वोट लाती है। और दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरने के लिए दिल्ली की जनता जिस तरीके से वोट करती है, और विगत 10 वर्षों से दिल्ली में इनकी सरकार है, और इन्होंने सिर्फ झूठे आश्वासन के ऊपर 10 वर्षों में जो सरकारें चलाई हैं। तो हम जब चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता के पास जा रहे थे, तो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम 10 वर्षों से सरकार चला रहे हैं पूरे केंद्र में, और कई राज्यों में हमारी सरकारें चल रही है, और लोगों को लगा कि माननीय मोदी जी की गारंटी लोगों की गारंटी होती है। तो इस बार के चुनाव में विकसित भारत के विकास के लिए, विकसित दिल्ली को बनाने के लिए दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से हमें स्नेह और प्यार चुनाव के दौरान दे रही थी, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको प्रवीण जी बताना चाहता हूं कि सतयुग में भी 14 वर्ष का वनवास राम जी को मिला था, और अब तो कलयुग है, तो कलयुग में 27 वर्षों के बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इस सरकार की अपेक्षा जिस तरीके से दिल्ली की जनता को है, और दिल्ली की जनता को यह लगा है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, और जो स्वघोषित ईमानदार, इस देश का सबसे ईमानदार अपने को कहने वाला व्यक्ति और आज के तारीख में सबसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो बन गया है अरविंद केजरीवाल, उसको सत्ता से उतार के दिल्ली को डबल इंजन की सरकार बनाए, और दिल्ली के विकास की एक एक नए नए आयाम को गढ़ने के लिए दिल्ली के 1,98,00,000 लोगों ने जिस तरीके से वोट देने के लिए, अभी परसेंटेज बता रहे थे, हमें लगता है कि प्रवीण जी आप कह रहे थे 64-65% वोट होगा, निश्चित तौर पे वोट होगा। और दिल्ली की जनता ने, हमें यह लगता है कि हमें यह मैंडेट देने का काम करेगी, और हम पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। सारिका जी, ये बात तो सही है कि इस बार कट्टर ईमानदार वाला आपको बहुत स्ट्रेस करके इस बात को बार बार बोलना पड़ा। फिर दूसरा मुकाबला आपका सिर्फ बीजेपी से नहीं, कांग्रेस जो कुछ दिनों पहले आपके मित्र थे उनसे भी आपका मुकाबला रहा, तो चुनौतीपूर्ण रहा। फिर बहुत सारे आरोप, वो वाली इमेज जिसके साथ में समाज को सुधारना, ईमानदारी के साथ एक पार्टी विद अ डिफरेंस वाली जो टैगलाइन के साथ आप आए, वो चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हुई। और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी थी ही, तो ये चीज़ें हैं जो कुछ नेगेटिव जाती हैं। लेकिन आप अभी जितनी भी चर्चा आपने सुनी है उसके आधार पर आपकी राय भी मैं जानना चाहूँगा, शुरुआती कमेंट। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस भी मुकाबले में थी, लेकिन शुरू शुरू में हमें भी लगा था कि शायद कांग्रेस 15 से 20,000 तक, 15,000 तक या 10,000 तक अगर वोट लेके जाएगी विधानसभाओं से, तो मैं भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सके। लेकिन जनता भी बहुत समझदार है, बहुत सयानी, उसे पता था कि अगर हमने कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, जो कि लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं कि बीजेपी दिल्ली की सत्ता के अंदर आए। मैं एक महिला हूं, मैं एक राजनीतिक बात नहीं कर रही हूं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की होने के नाते से बात नहीं कर रही हूं, मैं एक महिला होने के नाते से बात कर रही हूं। मैं एक बार ये चाहूंगी कि मुझे शाम का खाना, चाहे 4 रोटी अगर मैं खाती हूँ तो मुझे 2 रोटी मिले, लेकिन मेरी इज्जत सही सलामत रहे। मेरे ऊपर ना कोई भी आदमी मेरे साथ में गुंडागर्दी करे, कोई ना करे, कोई बदमाशी ना करे, वो महिला ये अपनी सुरक्षा को ज्यादा फील करेगी। अब देखिए, बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी ने जो नजारा दिखाया इस इलेक्शन में, इतनी गुंडागर्दी की, इतना बाहुबली यूज किया, पूरा पुलिस प्रशासन इनके सपोर्ट में, पूरा आपका जो चुनाव आयोग पूरा इनके सपोर्ट में। आप सबकी क्या बात करो, मैंने अपने खुद के विधानसभा में इतनी ज्यादा गुंडागर्दी देखी जंगपुरा में, मैंने अपने चुनाव इतिहास में कभी इतनी गुंडागर्दी नहीं देखी। कल एक महिला, एक काउंसलर एक एरिया में जाती है जहां पर उसको पता चलता है कि लोगों के वोटरों को ये लोग छीन रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे
रहे हैं पैसे के लिए, अगर मान नहीं रहे तो मैं उसको आपके छोड़िए कर रहे हैं। आपके मैं आपके बात वक्तव्य का आप मेरी सम्मान बात सुनिए। करते हुए सारिका जी एक चीज ये भी पूछना चाहता हूँ, ये जो बार बार आप कहते हैं पुलिस प्रशासन की बात, ये आपके लिए नेगेटिव भी तो जा सकता है, क्योंकि पुलिस तो वैसे भी आपके हाथ पे नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी, तो इस बात को रख रख कर तो दिल्ली की जनता क्यों झेले? फिर वो डबल इंजन वाला जो मॉडल ये लोग रखते हैं उस पर क्यों ना विश्वास करें? आप मुझे ये बताइए, कल के लिए पब्लिक इनको अगर मैं कहती हूँ इनका सीएम अगर बनता है, बीजेपी का सीएम बनता है, तो क्या आप सुरक्षा की गारंटी ले सकते हो? यूपी में क्या हालत है, जहां जहां पर फुल बहुमत में बीजेपी की सरकार है, क्या वहां पे गुंडागर्दी नहीं हो रही है? दिल्ली में तो फिर भी महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है, उनको ये लगता है कि चलो पुलिस इनके हाथ में, कम से कम सरकार तो केजरीवाल जी के हाथ में है ना, तो केजरीवाल जी से हमें फायदा होगा। तो मैं आपसे कह 70%, आपने सही कहा मृगांक जी ने कि 70% जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो सच में केजरीवाल जी को सपोर्ट करने ठीक के है, लिए मुझे खड़ी लगता है थी। एक बेस बन आज गया। हम और सब जब मैं जगह इस जगह पैनल बूथ पे पर जा रहे मैं थे, जानता हूं कि मेरी बात सुनिए, मोहिंदर जी जो हैं वो बूथ पे बहुत जा रहे बहुत थे, सलीके तो से हमने लोगों से रुझान बहुत पूछा कि पॉइंट रुझान वाइज अपनी बात को क्या रखते हैं, इसलिए मैंने उनको अंत में रखा कि वो आप सबको सुन लें, सबके पॉइंट्स को सुन लिया है। उससे थोड़ी देर में भारत एक्सप्रेस पर सबसे पहला रुझान आप देखेंगे। सबसे पहला रुझान क्यों इसलिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि कई आपने अभी बातें सुनी हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सुनील मिश्रा जी जो चुनाव विश्लेषक हैं उनको भी सुना, हमारे सहयोगी मृगांक ने भी अपनी बात को रखा है। लेकिन अब हम कांग्रेस के पक्ष को भी जानेंगे। मोहिंदर प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब सवाल तो यही है कि किसके वादों में कितना दम है। बहुत सारे इश्यूज़ रहे जिन पर पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले की तैयारियों के दौरान हम बातचीत करते रहे। लेकिन मोहिंदर जी, कांग्रेस इस बार लड़ी तो है लेकिन ऐसा लगा बच बच कर लड़ी, के थोड़ा ऐसा सॉफ्ट सपोर्ट टाइप का कर रहे थे आप आम आदमी पार्टी को, या लड़े हैं खुलकर इनके खिलाफ? ऐसा लगता है आपको कि अच्छा मजबूती से लड़े हैं, तो कैसे उसको बताएंगे? जी हाँ, धन्यवाद प्रवीण जी, आपने मुझे बुलाया अंत में, लेकिन अच्छा किया। मेरे साथी बीजेपी के हैं, आप वाले हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान मुझे इन बातों को दिला दे, 2013-14 में जब शीला जी की सरकार थी और 15 साल तक दिल्ली का चहुमुखी विकास हो रहा था, उस समय ऐसे कौन से कारण थे जिससे कि बीजेपी और इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस को इतना बदनाम किया? वो कारण 2-3-4 थे जो आप भी जानते हैं, 2G, कोयला घोटाला, स्पोर्ट्स में कॉमनवेल्थ गेम वगैरह। आज का अगर आप देखें तो उनमें किसी में भी दम नहीं था और वो सारे फुसफुस हो गए। प्रधानमंत्री से लेकर आप तक आज उसका कोई नामो निशान नहीं ले रहा। दिल्ली की एक अनोखा शहर है, राजधानी होते हुए भी ये राज्य भी नहीं है और राज्य की संभावनाएं भी है। केंद्र का भी इसमें रोल आता है, राज्य सरकार का भी रोल आता है। समन्वय की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। शीला दीक्षित जी के बारे में कहा जाता है और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी समन्वय बिताया था और जो एलजी हुआ करते थे उनके साथ भी किया था समन्वय करके। राजनीति इसी को कहते हैं कि आज हम आपके साथ नहीं लड़ रहे, लेकिन बीजेपी कभी आंध्रा के सीएम को अंदर करती थी पर आज उनके साथ दोस्ती कर रही है। तो राजनीतिक संभावनाएं को हमसे मत जोड़िए। कांग्रेस उसी तरह लड़ी है जिस तरह से कांग्रेस को लड़ना चाहिए। हमने जो थोड़ा बहुत हमारे अंदर डिफरेंस जो आया है वो ये है, मैं अपने स्वीकार करता हूं कि हमारे जो नॉर्थ के जो बहुत बड़े बड़े नेता थे वो कांग्रेस के शीर्ष पर आज शायद रणनीति बनाने में नहीं है। साउथ के लोग ज्यादा हैं, तो नॉर्थ की जो राजनीति है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उसको वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, इसलिए नीति नहीं बन पाती। लेकिन दिल्ली में तो खास तौर पे जो रणनीति हमारी बनी, दिल्ली की समस्या क्या है प्रवीण जी? पोल्यूशन। दिल्ली की समस्या यातायात, दिल्ली की समस्या साफ पानी, हवा पानी, ये देने में असमर्थ रहे हैं। बीजेपी आज अगर ये कहती है कि हम यहाँ हमारी सरकार आने के बाद, डबल इंजन की सरकार आने के बाद हम करेंगे, आप दिल पर हाथ रख के बताएं, मेरे साथी भी हैं, ये हाथ पर हाथ रख कर दिल पे बताएं बीजेपी के, केंद्र सरकार को यहाँ यमुना को ठीक करने में, या केंद्र सरकार को यहाँ की यातायात ठीक करने में, या दिल्ली की जो पोल्यूशन की समस्या है इसको दूर करने में केंद्र सरकार को कौन रोक रहा था? आपको 7-7 एमपी दिए हैं दिल्ली ने। देखिए दिल्ली का पैटर्न वोट का कितना जबरदस्त है। लोकसभा के अंदर 7 एमपी इनके जिता देती है और राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है स्टेट का तो वो किसी और को जिता देती है। अगर आप दिल्ली की जनता को समझे, बहुत समझदार है, दोनों को देख लिया कि एक 15 साल एमसीडी में रहे बीजेपी, उन्होंने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। कूड़े के पहाड़ चारों तरफ आ गए हैं, ये किसी और दूसरे की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकते लायबिलिटी। प्रधानमंत्री और जो अमित शाह आकर आज बहुत चौड़े होकर बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दिल्ली में काम करने के लिए उनको कोई नहीं रोक सकता, उनकी जिम्मेदारी थी। आपके 7 एमपी जो हैं, कभी दिल्ली की आवाज उठाते दिखाई दिए पार्लियामेंट में? कभी 7 एमपीओ ने इकट्ठे होकर कहा कि दिल्ली का पोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट दूर करे, यमुना को साफ करे,
आप ये देखिए दिल्ली में जो जनता आज है ये कहाँ के हैं? ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सारी जगह से आए हुए लोग दिल्ली में आज हैं। क्या इन राज्य सरकार आसपास है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मोहिंदर जी, मल्टीपल इश्यूज हैं, एक साथ मल्टीपल इश्यूज हैं। मेरा सवाल तो जो था मैं उस पर दोबारा आऊंगा, आनंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में मैं कह देता हूं, आप यकीन जानिए मेरा पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता में, वो कांग्रेस को वोट दे रही है। कांग्रेस मैं जानूंगा, अभी तो समय है हमारे पास, जानूंगा आपसे कि क्यों आपको ऐसा लगता है। लेकिन एक बात आनंद जी, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं सुनूंगा आपसे, लेकिन एक अभी जब मोहिंदर जी कह रहे थे और आम आदमी पार्टी की जब स्ट्रैटेजी की बात होती तो मैं अपना एक अनुभव के साथ में मृगांक के पास जाना चाहूँगा कि हम ये सोचते हैं कि दिल्ली यानी बहुत गाड़ी घोड़े वाले लोगों का शहर है, बड़े लोगों का शहर है। हम कभी दिल्ली की बस्तियों, उसके जो बहुत ग्रामीण क्षेत्र जिनको आज भी गांव-गांव कहा जाता है, उनको भूल जाते हैं। और आम आदमी पार्टी ने अपने कार्डर को बड़ा मजबूत किया है, ये मैं भी कह सकता हूँ ज़मीन पर जितना मैंने दिल्ली को जाना है। और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोटर होता है, और उस पर किन समस्याओं या कौन से मुद्दे उसके सामने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये थोड़ा समझने जैसा है। लेकिन मृगांक, आपके पास आऊँ उससे पहले पहला रुझान आ चुका है दिल्ली में। इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, और मेट्राइज का जो सर्वे आया है पहला, उसमें बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी के खाते में 35 से 40 सीटें आ सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 0 से 1 सीट, ये मेट्राइज का सर्वे है। अब देखिए, ये अलग अलग एजेंसीज के सर्वे आते रहेंगे, इस पर मैं जानता हूं, क्योंकि आमतौर पर मैं जब भी, चाहे जैसे मोहिंदर जी हैं हमारे साथ, कश्मीर हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हर चुनाव पर बैठे, तो मुझे पता है कि आमतौर पर जब भी इस तरह के रुझान आते हैं तो क्या विचार आते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है, इसको मैं ऐसा मानता हूं अभी तक जो कि इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है, और कांटे की टक्कर का मतलब 50-50, और जब 70 सीटों पर बात होती तो बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी अंदाज़ा लगाना। तो मैं जो पूछ रहा था मृगांक, वो मुद्दों की बात पे हम देखते हैं कि छोटी छोटी बस्तियां या जहां पर कार्डर को मजबूत किया, मोहल्ला क्लिनिक या अन्य चीज़ें, जैसे बिजली का बिल। अब बिजली का बिल एक पर्टिकुलर यूनिट तक काम करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले भी लोग भी बड़ी तादाद में हैं। तो वहां पर कितना पेनिट्रेशन इस बार भारतीय जनता पार्टी का रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बार बीजेपी ने बहुत जमकर मेहनत की इसी कार्डर पर काम करने की। प्रवीण, देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से काफ़ी मेहनत की है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में जरूर ये बात कहूँगा कि वो हर चुनाव को बड़ा सीरियसली लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, चाहे वो दिल्ली कैंट का चुनाव हो, और चाहे वो जो है पार्षदी का चुनाव हो। बहुत बड़ी तन्मयता से वो लोग चुनाव लड़ते हैं। उनके पास पूरा वर्कफोर्स होता है, 1 बूथ 20 यूथ उनके पास होता है, और अपनी बात को नीचे लोअर सोसाइटी तक किस तरह से स्ट्राटा तक इनको परकुलेट कराना है, उस मुद्दे को वो बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, दिल्ली जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स इलाका है। अगर आप केवल कहो कि नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली का इलाका हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, सेंट्रल दिल्ली का कुछ पार्ट हो गया, वो उसकी अलग कहानी है। यहाँ पे ज्यादातर पेशावर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो रहते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। तो यहाँ का अगर आप शाम को जब पोलिंग परसेंटेज का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ का पोलिंग परसेंटेज आपको लगभग 50-52 के आसपास दिखाई देगा। लेकिन इसके इतर अगर आप देखते हैं, अगर थोड़ा सा जंगपुरा की साइड में जाए, जनपुरा में भी, सनलाइट कॉलोनी में, विवेक विहार में, दरियागंज में, भोगल की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां पोलिंग परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वो आम आदमी पार्टी की जो नींव मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के ऊपर रखी हुई है जो ये कहना चाहती है कि जो योजना हम बना रहे हैं। देखिए, हालांकि हर पार्टी की सोच यही है, भारतीय जनता पार्टी की भी यही पॉलिसी है कि कतार में खड़े कुछ और सर्वे आ रहे हैं, मैं फटाफट सर्वे भी बताता जाता हूं, मेहमानों को भी इसमें शामिल करते हैं। एक मैट्रिक्स का सर्वे देख लिया, एक और सर्वे जो हमारे सामने आया है वो भी हम दर्शकों को दिखाते हैं एक एक करके। अब ये एग्जिट पोल आएंगे, चाणक्य का सर्वे, तो इन्होंने तो बीजेपी को बढ़त दिखाई है, 39 से 44 सीटें बताई हैं, और आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है 25 से 28 सीटें। अगर टुडेज चाणक्य के सर्वे को माने तो 2 से 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। और हालांकि सारे सर्वे जो हैं उसको लेकर अब यही कहा जाएगा कि एग्जिट पोल के लिए तो हमेशा कहा जाता है कि हमें जनता पर भरोसा है, हम एजेंसीज के हिसाब से नहीं चलते, जो नतीजे आएंगे तब देखिएगा। हरियाणा हमने देखा ही है,
हरियाणा अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा राज्य है, लेकिन छोटे राज्यों में वैसे भी सर्वे करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 2 सर्वे आए हैं, दोनों सर्वे में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही, 50-50 वाला मामला है। हालांकि टुडेज चाणक्य तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त दिखा रहा है और आम आदमी पार्टी को एक झटका दिखा रहा है। बिना समय गवाए तीसरा एग्जिट पोल भी आ गया है। पोल डायरी का एग्जिट पोल है और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है। तो ये तीसरा है। इससे पहले जो 2 एग्जिट पोल आए, चाहे वो चाणक्य में भी बीजेपी को बम्पर बढ़त दिखाई गई है, और यहाँ तो पोल डायरी के हिसाब से 42 से 50 सीटें हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटों के आसपास मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इसमें बीजेपी को जबरदस्त बढ़त दिखाई जा रही है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो सारिका जी, ये जो शुरुआती रुझान आए हैं इस पर क्या कहना चाहेंगी? एक नहीं 3 आ चुके हैं अभी तो। देखिए, वो चाहे पंजाब का हो चाहे दिल्ली का हो, जब भी ऐसे आंकड़े आते हैं, लेकिन वो कभी आंकड़ा सही निकलता नहीं है। हमेशा आंकड़ों से हट करके हमारी जीत होती है। इससे पहले भी कई बार हमने ऐसे आंकड़े देखे हैं, तो हम आंकड़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने जमीनी लेवल पे हमने बहुत काम किया है। और हम ऐसा नहीं है कि हम जब चुनाव आता है तभी हम एक्टिव होते हैं। जब चुनाव नहीं भी होता, हम पूरे टाइम काम करते हैं और हमें हमेशा जी, कभी ये एक कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। आपकी आवाज जो है बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा रुक रुक कर आ रही है। पर मैं समझ गया, जैसा मैंने कहा था, मैं तो आपको कह चुका सारिका जी, मैं कई बार कहता हूं ये बात कि मैं लिख कर दे सकता हूं आप लोगों के क्या क्या कमेंट आएंगे, हर पार्टी की तरफ से क्या क्या कमेंट्स आएंगे। बट फिर भी क्योंकि लोग इस पर बड़ा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी बड़ा इंतजार हो रहा है। अभी इसको लोग जब तक नतीजे नहीं आते, वो तो वैसे 8 तारीख को स्पष्ट होगा कि क्या हो, कि कौन जीता कौन नहीं जीता। लेकिन फिर भी जो इसका विज्ञान है, इसमें जब उतरते हैं वो विज्ञान गड़बड़ाया भी है, हम मानते हैं। सैंपल साइजेस और छोटे राज्यों में मैंने पहले ही कहा बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन क्योंकि मिश्रा जी खुद इस कार्य में जुटे रहते हैं, सुनील मिश्रा साहब वो थोड़ा बताएंगे। सुनील मिश्रा जी, एग्जिट पोल की ऑथेंटिसिटी पर बड़े सवाल हाल के दिनों में खड़े हुए। अब राजनीतिक दलों के पास बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहने को होता है, अरे पहले भी सब गड़बड़ा है, इनका कोई वो नहीं होता है कि ये सच ही निकलेंगे। तो ये अब उनके पास कहने को एक बड़ी बात रहती है। ऑथेंटिसिटी खो दी एग्जिट पोल ने। देखिए प्रवीण जी, पिछले अगर 3-4-5 चुनाव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की ऑथेंटिसिटी वो नहीं रही है जो पहले रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैंपल साइज की बात ना करें, क्या प्रोसीजर्स अपनाए गए, और चूंकि होता क्या है, आप इसको प्रैक्टिकली समझें। लास्ट के 4-5-6 घंटे में एक सर्वे करके मतदाताओं के मन को आज की डेट में समझना तुलनात्मक रूप में थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि विद द पासेस ऑफ टाइम आप देखेंगे मतदाता थोड़ा जागरूक हो गया है और वो अपने आप को इमीडिएटली खोलता नहीं है यस या नो में, बीजेपी या कांग्रेस में, बीजेपी या आम आदमी पार्टी में। लेकिन फिर भी अगर आज आप बात करेंगे एग्जिट पोल, दिल्ली एग्जिट पोल की बात करें, तो कहीं ना कहीं कमोवेश अगर कांग्रेस पार्टी की 1 या 2 सीटें दिख रही हैं, इसका मतलब कांग्रेस 8-10% के वोट शेयर पे जाती है। और अगर ऐसा होता है तो जो मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो नेक टू नेक फाइट में दिख रही थी, वो लीडिंग पोजीशन में दिख जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सिचुएशन में है। लेकिन कमोवेश अगर आप इन तीनों एग्जिट पोलों को भी छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में नेक टू नेक फाइट है। क्योंकि आप एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आपकी जब यूएसपी कॉपी कर ली जाती है तो सामने वाला और बेहतर तरीके से आता है। इस बार सारिका जी को ये समझना होगा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ ये थी कि उनकी कोई यूएसपी नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी अलग से, लेकिन जो उनका एक मॉडल हुआ करता था कमोवेश कांग्रेस ने भी वही कमिटमेंट लोगों से किए, भारतीय जनता पार्टी ने उससे कुछ बेहतर तरीके से किए। तो ऐसे कंडीशन में मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जी तो मोहिंदर जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? शुरुआती रुझान जो आए हैं, जैसी बात हो रही थी, आप लोगों का दावा तो ये रहा है लगातार कि हम आएंगे। शीला दीक्षित जी को खूब याद किया गया इस चुनाव में, लेकिन ठीक है, शीला जी का दौर गुजर गया और ये बात सही है कि उनका दौर बहुत ही शानदार दौर था। लेकिन अब शीला जी के नाम पर वोट मांगेंगे तो कैसे आपको जनता जो है वो चुनेगी? ये बड़ा सवाल है। प्रवीण जी, आपने बड़ी सही बात की और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जो ये आपके ओपिनियन पोल्स आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। कांग्रेस को हर जगह 0 दिखाया जाएगा या बहुत ही कम परसेंटेज पे दिखाया जाएगा, 2-4 परसेंटेज बढ़ा देंगे। लेकिन अंडर करंट है, दिल्ली की जनता पर हमें पूरा विश्वास है और दिल्ली की जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि भाई ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये सिवाय एक दूसरे की नकल और कांग्रेस की बुराई करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है।
हालांकि केजरीवाल, सिर्फ दो ही बातें कहूंगा। केजरीवाल जी की जो छवि थी जी उसको बीजेपी ने जिस तरह से भी मटियामेट किया, क्योंकि अभी कोर्टों के अंदर मैटर है और कोर्ट के बारे में ये कहना आसान नहीं होता कि कोर्ट किस तरफ वर्डिक्ट देगा। नहीं, आप मतलब इसको देखकर ये तो लग रहा है कि उनको तो नुकसान पहुंचा रहे हो आप, उनको तो बाहर कर दोगे सत्ता से, उसके कारण भी आप रहोगे, लेकिन ना आप आ रहे हो ना वो आ रहे, जैसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। एक और एग्जिट पोल आ गया, देख लेते हैं, चौथा हो जाएगा क्योंकि 4 को एक साथ रखकर देखेंगे तो सबके सब तो झूठ नहीं बोलेंगे। पीपल्स इनसाइट का ये सर्वे है, इसमें भी बीजेपी को भारी बढ़त दिखाई गई है। 40 से 44 सीटें हैं, यानी स्पष्ट तौर पर यह इनकी भी सरकार यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो ये चौथा आप देख रहे हैं और यहाँ भी कांग्रेस को 0 से 1 सीट बताई गई। आप कह रहे हैं अंडर करंट यहाँ पर है, लेकिन जैसा अभी सुनील मिश्रा जी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है, आपकी 2-4 सीटें आती भी हैं अगर तो, और वोट शेयर ऐसा 8 से 10% रहता है, तो ये आपने आम आदमी पार्टी का बड़ा नुकसान कर दिया। मैं प्रवीण जी आपसे एक गुजारिश करूंगा, दिल्ली की जनता जो है ना वो कोई एक रीजनल पार्टी की तरह से नहीं होती कि साउथ में है, नॉर्थ में है, महाराष्ट्र का है, कहीं का है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भी नहीं होता। दिल्ली की जनता के अंदर मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है वो सबसे ज्यादा भरा हुआ है। उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी आवश्यकताओं को और उनकी दिल्ली आने की जो योजना थी उसको कांग्रेस ने ही पूरा किया था। उसी अट्रैक्शन में दिल्ली लोग आते रहे और आज भी आ रहे हैं। दिल्ली में बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है, जो पोल्यूशन है, आज यातायात है, जो मैंने कहा। और हमारे 100 MP हैं। अगर हमारी सरकार कांग्रेस की बनती है तो सबको पता है कि पार्लियामेंट में हम बहुत बखूबी अपना रोल निभा सकते हैं और पार्लियामेंट। हालांकि देखिए मोहिंदर जी, मैं जितनी बार आपसे, आप बहुत मंजे हुए नेता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं आपको खूब अच्छे से सुनता हूं, लेकिन जितनी बार मैं जो पूछ रहा हूं उस पे नहीं है आपका मामला। अब मैं इसको समझूंगा कि ऐसा क्यों है। नहीं, मैं आऊंगा, एक और आ गया, 5वां आ गया, वो भी देखिए ना, 5 के 5 देख लेते हैं ना। ये पी मार्क का है सर्वे और बीजेपी को ये भी भारी बढ़त दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि आपको ऐसा ही था 39 से 49, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने सर्वे देखे हैं, ये 5वां सर्वे है। इन सभी 5 जो सर्वेज हैं इनमें हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार उनकी बनती दिखाई दे रही है और 1-2 सीटें कांग्रेस की बार बार दिखाई दे रही हैं। बेशक आप इसको नज़रअंदाज कर दें, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सीटों में कमी आ रही है उसके पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस हो सकती है।